नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मंत्रा में। मित्रों, इससे पहले वाले जो वीडियो में है हमने पहली वाली क्लास में हमने पढ़ाया था कि हिंदी का विकास के बारे में बताया था, तो उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं, देखते हैं। तो हिंदी में हमने आपको पढ़ा दिया था कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ था और क्या क्या था। इसमें बात कर रहे थे हम लोग भाषा पे कि भाषा किससे उत्पत्ति हुई है, तो भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, ये सब बातें चल रही थी। तो भाषा की यदि हम बात करें तो भाषा में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाषा के अंग भी पूछ देते हैं कि भाषा के अंग कितने हैं। तो भाषा के 5 अंग होते हैं। भाषा के 5 अंग होते हैं। पहला देखिए ध्वनि। ये पूछता नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए डाल देते हैं दिमाग पे बात कि 5 कौन कौन से होते हैं। बाकी ये पूछा नहीं जाता है, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि भाषा के अंग कितने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद रूप, रूप के बाद वाक्य और वाक्य और अर्थ। ये 5 जो हैं ये भाषा के अंग हैं। ये क्या है? ये 5 जो है ये भाषा के अंग होते हैं, ठीक। अब भाषा का हमने एक चीज आपको बताई थी कि भाषा का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो सांकेतिक रूप में हुआ था। भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो सांकेतिक रूप में हुआ था। लेकिन अगर कहा जाए भाषा के कितने प्रकार हैं तो भाषा के देखिए भाषा का 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सांकेतिक, दूसरा लिखित, तीसरा मौखिक। ठीक है, मौखिक लिखित लिखित कर सकते हैं, लेकिन ये 3 अंग होते हैं जो भाषा के अंग होते हैं। ये क्या होते हैं? 3 होते हैं। अब ये समझिए सांकेतिक रूप में हमने जब आपको बताया था तो सांकेतिक रूप की हमने जब बात की थी तो सांकेतिक रूप में ये कहा था कि सबसे पहले जैसे हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोगों से पूछा जाता था पापा किधर हैं, तो हम लोग बता देते थे पापा, ये हाथ से इशारा करते थे। ये बात हुई थी हमारी इससे पहले वाले वीडियो में। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जब यहाँ पर पूछा जाए कि भाषा ये अंग तो हो गए 3, लेकिन भाषा का जो प्रकार थे 3 तो होते हैं, लेकिन जब आपको 2 या 3 दे दिया जाए तो आप 2 लगाइएगा। वैसे 3 रहेगा लेकिन 2 3 जब कह दिया जाए तो क्या है, आप 2 लगाइएगा। क्योंकि सांकेतिक जो रूप होता है, भाषा का जो रूप होता है, नहीं सॉरी भाषा का रूप लिख लीजिए यहाँ पे। सांकेतिक जो रूप होता है इससे सारे के सारे जो है अपने जो आप अंदर के जो विचार हैं वो प्रकट नहीं कर सकते। सांकेतिक रूप में हमारा क्या होता है, मैं विचार प्रकट नहीं कर सकता हूँ। हर एक पता चले कि कोई मिला और हमने उससे ये ऐसे किया तो इसके 3-4 आदमी जो है वो सोचेगा सैल्यूट मार रहे हैं या कोई जय राम जी की कर रहे हैं या कुछ और सोचेगा और भाई सब बढ़िया। तो सांकेतिक रूप होता है। सांकेतिक रूप में हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि हाँ हाँ यही बात मैंने कही है। तो सांकेतिक रूप में हम जो ये होता है ये हर एक बात को हम नहीं समझा सकते। जैसे मूक बधिर जो विद्यालय चलते हैं उनमें सांकेतिक रूप की पढ़ाई जाती है भाषा, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है कि वो अपने जो दिल के जो मन की बातें होती हैं वो पूर्णतया नहीं कह सकते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो सांकेतिक रूप को इस वजह से भाषा के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे जो विचार हैं अपने प्रकट नहीं हो सकते। बाकी आप लिखित रूप से किसी को लिख के दे सकते हो, मौखिक रूप से आप प्रकट कर सकते हो। तो अपने विचार क्या इसमें प्रकट हो जाते हैं, लिखित और मौखिक में। तो यदि कहा जाए भाषा के रूप तो 3 होते हैं, लेकिन जब बात 2 या 3 में आ जाए तो इसको 2 ही लगाएंगे, बता दिया आपको, ठीक है। तो ये भाषा की बात हो गई। भाषा की एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि अगर कहा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसके आगे लिख लेते हैं भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, या कहें भाषा की
सबसे छोटी सार्थक इकाई या कहें भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। तो यहां समझना क्या है कि यदि हमसे कहा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम क्या कहेंगे? वर्ण है। अगर कहा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब भी हम क्या बताएंगे? वर्ण। यहाँ लिखित आए या ना आए लेकिन हम वर्ण ही बताएंगे। अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई में आती है ध्वनि। मौखिक इकाई की जब बात होगी तो क्या होगी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अब कहा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब किसी का जो अर्थ हो, उसको क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखो इसमें समझना क्या है, जैसे हमने कहा रा, ये ध्वनि हो गई, रा क्या हो गई? ध्वनि हो गई। हमने कहा राम, या ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं, सिर्फ रा लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने ध्वनि में बोला, सबसे छोटी हो गई, क्योंकि इसको बोलने में लिखने से कम टाइम लगा। रा कम टाइम लगा तो सबसे छोटी मौखिक इकाई हो गई। लिखित इकाई की बात करें या सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये क्या है? ये एक वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है, ठीक है। लेकिन रा से क्या होगा? रा से राम भी होता है, रमजान भी होता है, रावण भी होता है। तो इसका क्या है? हमें अर्थ नहीं मिल रहा है। सार्थक क्या है? अर्थ नहीं मिल रहा है। अब इसको सार्थक यानी कि इसका अर्थ निकालना है। तो हमने कहा राम, अब हमने राम कहा तो इसका क्या आया? एक सार्थक अर्थ निकल आया। तो ये क्या हो गया? ये राम क्या है? एक सार्थक अर्थ निकल आया। ये रा है, वर्ण है, सबसे छोटी थी, लिखित भी है, लेकिन सार्थक कहा जाए तो रा से हम कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है? ये रा जो है सिर्फ एक वर्ण है जिसका कोई भी अर्थ अभी नहीं है। जैसे ही हमने राम लिखा तो अर्थ निकल आया। तो ये क्या हो गया? राम एक सार्थक इकाई है। अब हमने कहा राम हिंदी पढ़ता है, ठीक है। राम हिंदी पढ़ता है, मैंने ये कहा। तो ये क्या पूरा इसका अर्थ निकला है कि राम, राम के विषय में हम क्या जाने कि राम क्या है, या फिर ये क्या है? राम दशरथ के पुत्र थे, हमने ये कह दिया। तो इसके क्या? राम के बारे में पूरी बात पता चल गई। तो ये क्या होता है? ये पूर्ण सार्थक, यानी कि मैं पूरा राम के बारे में पता क्या चल गया कि राम हिंदी पढ़ता है या राम दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ से क्या है? पूर्ण सार्थक इकाई की बात करें तो ये वाक्य होगा, सार्थक की बात करें तो शब्द होगा, मौखिक की बात करें, यहाँ बस याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जब दिक्कत करते हैं तो यहाँ करते हैं लिखित दे देंगे या फिर ऐसे ही दे देंगे छोटी इकाई। जब छोटी कहे या लिखित कहे तो वर्ण, और यदि छोटी लिखित ना कहे मौखिक कहे तो ध्वनि। ये बस ये याद रखना है, ठीक है। तो भाषा के विषय में इतना ही। इसके आगे पूरे क्या चैप्टर हैं, वर्णमाला, ये पढ़ाएंगे। वर्ण की जो माला होती है इसको हम क्या करेंगे? इसके बाद हिंदी के विकास के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हिंदी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये तो भाषा का जो छूटा हुआ पार्ट था पहले वाले क्लास का, वो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में कुछ क्वेश्चन अच्छे से पूछ लेते हैं, जैसे कि हिंदी किस भाषा परिवार से है? तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार से है। अब ये भारोपी भाषा परिवार के बारे में हम क्या समझते हैं? तो समझिए, भारोपी भाषा परिवार क्या है? भारोपी भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा यदि भाषा परिवार कहा जाए तो क्या है? भारोपी है। सबसे बड़ा भाषा परिवार क्या है? भारोपी है। अब देखो, ये हिंदी भारोपी भाषा परिवार से है और विश्व का सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो क्या है? भारोपी भाषा परिवार है। अब विश्व की बात करते हैं, विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? तो विश्व में जब भाषा परिवार की बात आएगी तो 12 आएगी। अब 12 के आपके नाम जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे यदि पूछेंगे भी तो विश्व में भाषा परिवार की संख्या पूछ देंगे। भाषा परिवार कितने हैं?
तो कितने हैं? 12 हैं। यदि भारत की बात करेंगे तो भारत में भाषा परिवार जो हैं वो कितने हैं? भारत में भाषा परिवारों की संख्या 4 है। हाँ, 4 जरूर पूछ लेते हैं और इनको बताते हैं 4 कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपको पता ही है कि पहला क्या है? भारोपी है। भारत में भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 में पहला आपके सामने लिखा है भारोपी है। ठीक है, भारोपी। भारोपी के बाद बात करते हैं द्रविड़ की। द्रविड़ के बाद आस्ट्रिक की, और इसके बाद बात करते हैं चीनी तिब्बती। तो ये 4 भाषा परिवार हमारे भारत में हैं। हमारे भारत में क्या है? 4 भाषा परिवार हैं, भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। अब देखिए, भारोपी में हमारा क्या आता है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, ये सब आते हैं। ठीक, आदि बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे इसमें हैं। तो ये जो मुख्य अपने यहाँ बोले जाते हैं, ये गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तो ये हमने बता दिया। यदि पूछ दिया जाए किस भाषा परिवार से, तो भारोपी भाषा परिवार से है। अब जब द्रविड़ की बात आती है तो द्रविड़ में कौन कौन से आते हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये क्या है? ये द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। अब देखो, अब बात करते हैं आस्ट्रिक की। तो आस्ट्रिक में देखिए, आपने सुना होगा भूगोल में कि गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो रहने वाले जनजाति पाई जाती है वो उन्हीं के नाम से नाम उनका पड़ा हुआ है। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब क्या है? ये सब आस्ट्रिक परिवार की हैं। ये सब क्या है? आस्ट्रिक परिवार की हैं। अब बात करें चीनी तिब्बती की, तो बोडो और नागा, ये क्या है? ये चीनी तिब्बती परिवार से है। ठीक है, तो ये एक चीज, पहली बात जो ये क्रम लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कहा जाए कि भारत में कौन से क्रम में क्या बोला जाता है, सबसे पहले भारत में भारोपी बोली जाती है, भारोपी के बाद सबसे ज़्यादा फिर द्रविड़ बोली जाती है, द्रविड़ के बाद फिर आस्ट्रिक बोली जाती है, और चौथे नंबर पर चीनी तिब्बती बोली जाती है। ये इनका क्रम भी है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला हमें? भारोपी विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी जो है परिवार, जो भाषा परिवार, वो भारोपी है। भारोपी के बाद फिर जो क्रम अपने भारत में बोलने का है, तो भारोपी, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती का ये क्रम यही है। ठीक है, और इनके अंतर्गत ये आती है जिसमें सबसे ज़्यादा आपसे ये पूछ लेते हैं, द्रविड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, एक गायब कर देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा नहीं है। ठीक, तो ये याद रखना है। अब देखिए, अब हिंदी में भी, हिंदी में समझिए क्या है। अब एक चीज़ और समझिए कि हिंदी में जो उपभाषाएं हैं, आपको बताया था भाषा, उपभाषा, ये सब बताया था आपको पहली वाली क्लास में। तो हिंदी की प्रमुख जो है उपभाषाएं, उनकी संख्या कितनी है? प्रमुख जो है उपभाषाएं वो जो हैं वो 5 हैं। प्रमुख उपभाषाएं क्या हैं? 5 हैं। अगर कहा जाए कि हिंदी की विख्यात बोली कितनी है, तो हिंदी की विख्यात बोली 18 हैं। ठीक है, हिंदी की क्या है? विख्यात बोली 18 हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा। अब हिंदी में भी सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? हिंदी का जो पहले हिंदी का क्षेत्र देख लेते हैं। हिंदी का क्षेत्र क्या है? हिंदी का हमारे जो भारत में हैं वो 10 राज्य हैं। हिंदी के क्या हैं? 10 राज्य हैं। तो 10 राज्य कौन कौन से हैं समझिए। उससे पहले नंबर पे तो अपना क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ तो क्या हुआ? अलग हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता क्या नाम है? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के क्या अलग हुआ? छत्तीसगढ़। नहीं, हाँ, अरे चलिए इसकी क्या आगे ले लेते हैं, झारखंड। ये क्या है? बिहार से। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड से, बिहार से झारखंड, ये 6 राज्य ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग हुए, तो याद हो जाएंगे आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं हरियाणा। ये भूल जाता है आदमी बहुत जल्दी, तो इसको याद रखना है। हरियाणा से मिलता जुलता क्या है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ से हरियाणा, यहाँ से हिमाचल प्रदेश। और इन सभी राज्यों पे जो राज्य कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? दिल्ली। और दिल्ली से अपना सटा हुआ क्या है? राजस्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये राज्य हैं जो हमारे हिंदी जो भाषा जहाँ पे बोली जाती है, जहाँ पे हिंदी भाषा का क्या है? क्षेत्र है। ठीक है। अब कह देते हैं कि हिंदी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? हिंदी जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हिंदी के, ठीक है। इसमें भी यदि सबसे ज़्यादा जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? 18 बोलियां हैं ना, उसमें क्या है? भोजपुरी सबसे ज़्यादा, यानी कि हिंदी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? वो भोजपुरी है। भोजपुरी की जो मूवी भी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो भोजपुरी में मूवी भी सबसे ज़्यादा हैं। निरहुआ है ना, वहीं के हैं, निरहुआ, आम्रपाली, ये सब उधरी के हैं। तो ये क्या है? हिंदी सिनेमा जगत में भी इनका काफ़ी कुछ है। और सबसे ज़्यादा जो है जो बोली हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हिंदी की। हाँ, एक चीज़ और छूट गई थी इससे पहले वाले वीडियो में, जब हम बात कर रहे थे राजभाषा की। राजभाषा पे आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कब और कैसे मनाया जाता है और इसको राजभाषा का स्थान कब मिला। अब देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद में है? हमें ये भी पढ़ना है किस अनुच्छेद में है। तो 343 अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है हिंदी की राजभाषा, नहीं, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और सहभाषा के रूप में अंग्रेजी काम करेगी। सहभाषा के रूप में क्या है? अंग्रेजी काम करेगी। और अंकों का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये क्या लिखा हुआ है? अंकों का स्वरूप, ये 1 2 3 4, ये क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, 343 में है। इसके सहभाषा अंग्रेजी काम करेगी और अंकों का स्वरूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये लिखा गया है 343 में। अब हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो क्या है? उसके लिए अनुच्छेद 351 है। अनुच्छेद क्या है? प्रचार प्रसार के लिए अनुच्छेद 351 है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं राजभाषा हिंदी अनुच्छेद। अब और क्या पढ़ाना है? और तो उसमें कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, और याद क्या है ही नहीं इसमें, और इतना ही बस आपका भाषा के विकास में है। और इसके बाद हम लोग चालू करेंगे कि अपभ्रंश के बाद देवनागरी, और इसके बाद फिर चैप्टर पे आएंगे वर्णमाला। ठीक है मित्रों, ओके, थैंक यू।